गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की यूनिट सेकंड और पढ़ेंगे हम रोजगार एवं आय का क्लासिकल सिद्धांत। तो जो यूनिट सेकंड है उसका स्टार्टिंग आपके क्लासिकल थियोरी से है और क्लासिकल थियोरी में आपको रोजगार तथा आय का प्रतिष्ठित या क्लासिकल सिद्धांत पढ़ना है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत यदि हम देखें तो मुख्यतः एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, वॉकर, जे.बी. से ने अलग से क्लासिकल सिद्धांत जो आय एवं रोजगार का भी दिया है। अल्फ्रेड मार्शल, फिशर, एजवर्थ, पीगू, इन सभी अर्थशास्त्रियों को प्रतिष्ठित या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में ही समावेश किया जाता है और इस समूह के द्वारा प्रतिपादित आर्थिक सिद्धांतों एवं अवधारणाएं, इन्होंने जो भी कंसेप्ट्स दिए हैं, जो भी अवधारणाएं और सिद्धांत दिए हैं, इन्हें हम क्लासिकल अर्थशास्त्र की संज्ञा दे सकते हैं। तो इन सभी अर्थशास्त्र को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स की श्रेणी में ही रखा जाता है। वैसे क्लासिकल अर्थशास्त्र का जो प्रादुर्भाव है, यानी हम कब से इसे माने, तो सन 1776 से अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, यानी कि क्लासिकल अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव कब हुआ, क्लासिकल इकोनॉमिक्स हम कब से पढ़ते हैं, तो इसका जो ऑरिजिन है वो 1776 से, जिन्हें हम अर्थशास्त्र के जनक मानते हैं, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है द वेल्थ ऑफ नेशंस, के प्रकाशन से हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स के प्रादुर्भाव को मान सकते हैं। और इस प्रकार से प्रतिष्ठित या क्लासिकल अर्थशास्त्र का विकास 1776 और उसके पश्चात की एक शताब्दी से भी अधिक की अवधि में, यानी 1890 तक मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक जब आई प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और पीगू ने जब सिद्धांत दिए, तो उनके प्रकाशन के समय ये अपने चरम पर था। लेकिन 1930 की जब वर्ल्ड वाइड रेसेशन यानी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के पूर्व तक क्लासिकल आर्थिक विचारधारा समूचे विश्व पर छाई रही। ऐसा क्या हुआ, 1930 में विश्वव्यापी मंदी आई और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जो उनकी अवधारणाएं हैं, वो कई जगह गलत साबित हुई। लेकिन खैर, क्लासिकल अर्थशास्त्र क्यों फेल हुआ, क्यों असफल हुआ, ये बाद की बात है। हम पहले देखेंगे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो विचारधारा है, जो क्लासिकल अर्थशास्त्र की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की, वो किस प्रकार दी गई है, उस पर हम ध्यान देंगे। क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि मुक्त बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन और फ्री मार्केट अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है कि दीर्घकाल में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थितियाँ बनी रहती है अर्थव्यवस्था में। यानी कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा ही ऐसी कुछ शक्तियाँ क्रियाशील रहती। शक्तियाँ कौन सी है? परफेक्ट कंपटीशन और फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड नहीं है, फ्री मार्केट, मुक्त बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी स्थितियां हैं जो दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था में सदैव ही पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखते हैं। और इस कारण ही अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार है। इसका मतलब क्या है कि बेरोजगारी की समस्या नहीं है। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन, जिसे हम कहते हैं ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और अति उत्पादन, इनकी स्थितियां प्रायः असंभव है, यानी कि नहीं पाई जाती हैं, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का कहना है। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक तथा अल्पकालिक बेरोजगारी तो संभव है। सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मिलकर जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, तो उनका यह कहना है कि दीर्घकाल में तो सदैव ही पूर्ण रोजगार बना रहता है, लेकिन और कभी भी दीर्घकाल तक ना तो ओवर प्रोडक्शन होता है, ना बेरोजगारी की समस्या आती है। लेकिन उनके अनुसार यदि अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक तथा अल्पकालीन बेरोजगारी संभव है, किंतु अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है जिनमें कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, मजदूरी में नम्यता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है?
कि मजदूरी में नम्यता है, यदि बेरोजगारी है, काम पाने वाले लोगों की संख्या अधिक है, मजदूरों की जो श्रमिकों की संख्या यदि अधिक है, श्रमिक की पूर्ति अधिक है, तो स्वतः ही मजदूरी की दरें गिर जाएगी और जो बेरोजगार श्रमिक हैं उन्हें कार्य मिल जाएगा। इस प्रकार की मान्यता प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ली। तो कुछ शक्तियाँ जो अर्थव्यवस्था में क्रियाशील रहती है उनमें फ्लैक्सिबिलिटी, दूसरा है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं स्वतः पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति की प्रवृत्ति होती है। तो मजदूरी की नम्यता, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस भी कह सकते हैं, कीमतों में समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ प्राइजेस, और ये एडजस्टमेंट भी किस प्रकार का है, ऑटोमेटिक, किसी प्रकार का कोई पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एक सरकारी हस्तक्षेप या किसी प्रकार की नीति आवश्यक नहीं है, स्वतः ही बाजार में एक कीमत तंत्र कार्य करता है जो कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखता है। 1930 की विश्वव्यापी मंदी आई और फिर क्लासिकल अर्थशास्त्र की जो मान्यताएं थी कुछ गलत साबित हो गई, कुछ असफल हो गई हैं मान लीजिए। तो इसके बाद कीन्स के अर्थशास्त्र के हम अध्ययन करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्लासिकल अर्थशास्त्र पर ध्यान देंगे। क्लासिकल जो अर्थशास्त्र है या जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र है उनमें आय एवं रोजगार के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं मानी थी। इसे हम कहेंगे बेसिक अजम्पशंस एंड सैलेंट फीचर्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। उनकी पहली मान्यता थी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। बच्चों इसे लेज़र फेयर फ्री इकोनॉमी भी कह सकते हैं, जिनमें कि विदेशी व्यापार नगण्य है और किसी भी प्रकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। लेज़र फेयर फ्री इकोनॉमी का मतलब यह है कि विदेशी व्यापार तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट अजम्पशन इज़ जनरली फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव विद्यमान रहती है। कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव रहेगी। इससे क्या तात्पर्य है कि अति उत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट असंभव है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का मानना है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं, ऐसी कुछ न कुछ जो इनविजिबल पावर हैं, इनविजिबल पावर इन द सेंस कि जो ऑटोमेटिक अपना काम करते हैं। अल्पकाल में बेरोजगारी स्वतः समाप्त होकर दीर्घकाल में हमेशा पूर्ण रोजगार की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में रहती है, ऐसी मान्यता प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ली। नाउ द थर्ड फीचर और एजम्पशन, द परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर एंड कमोडिटी मार्केट। कि श्रम बाजार और देखिए साधन बाजार भी कह सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन का मुख्य साधन क्या माना है, श्रम। तो श्रम बाजार और वस्तु बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता उन्होंने की है। पूर्ण प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य है कि क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या है, और इतनी संख्या है कि एक अकेला क्रेता और एक अकेला विक्रेता मांग और पूर्ति में परिवर्तन करके कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब कि अकेले क्रेता और अकेले विक्रेता, एक अकेला श्रमिक और एक अकेला नियोक्ता, या एक वस्तु का अकेला विक्रेता या एक अकेला उपभोक्ता बाजार में कीमतों को अपनी मांग और पूर्ति द्वारा प्रभावित नहीं कर सकता है। कुल मांग और कुल पूर्ति ही साधन यानी श्रम की कीमत और वस्तु की कीमतों को निर्धारित करेंगी। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रलिटी ऑफ मनी या मुद्रा की तटस्थता। इससे क्या तात्पर्य है, मुद्रा की तटस्थता का मतलब यह है कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम और संचय का आधार माना है। यह उत्पादन और रोजगार को प्रभावित नहीं करता है। मुद्रा केवल मूल्य स्तर को ही प्रभावित करती है। उसके कारण कीमतों में नम्यता बनी रहती है, यानी फ्लैक्सिबिलिटी बनी रहती है, जो वस्तुओं और कीमतों में प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक परिवर्तन को जन्म देती है। बच्चों, वस्तुओं एवं कीमतों में प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक परिवर्तन से तात्पर्य यह होगा कि यदि हम मुद्रा की पूर्ति को दुगुना कर दें तो वस्तु की कीमतें भी दुगुनी हो जाएगी, और यदि हम मुद्रा की पूर्ति को या मुद्रा की मात्रा को 10% कम करते हैं तो कीमतें भी 10% कम हो जाएगी। इसे हम कहते हैं आनुपातिक परिवर्तन है, आनुपातिक रूप से संबंधित है।
और इसी प्रकार से यदि हम मुद्रा की मात्रा को दुगुना करते हैं तो मुद्रा का मूल्य तो आधा रह जाता है, लेकिन वस्तुओं की कीमतें जो है वो कीमत स्तर जो है अर्थव्यवस्था में वो मुद्रा की पूर्ति के साथ उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। ना नेक्स्ट इज अति उत्पादन असंभव है, दैट मीन्स द ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। से जो अर्थशास्त्री हुए हैं प्रोफेसर जे.बी. से, वो प्रतिष्ठित जो आर्थिक सिद्धांत हैं उसके मुख्य प्रणेताओं में से हैं, और से के नियम के अनुसार सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। इस स्लोगन के साथ कई बार आपसे परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, ऐसा उन्होंने मान्यता ली है। और इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से दिया है कि जो ही साधनों को उत्पादन कार्य में लगाया जाता है तो पूर्ति के समान पूर्ति की मात्रा के बराबर ही उसकी मांग भी उत्पन्न हो जाती है। अतः अर्थव्यवस्था में सामान्यतः मांग एवं पूर्ति में समानता बनी रहने से अति उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जाती, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री तो ये मानते हैं कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसे हम कहते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति इकाई से कम होने के कारण अति उत्पादन संभव है, ऐसा आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने क्या माना है कि पूर्ति के बराबर ही मांग उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि साधनों को उत्पादन कार्य में जब लगाया जाता है तो मांग एवं पूर्ति में समानता बनी रहती है। वो जितनी आय अर्जित करते हैं वो समस्त आय उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने पर खर्च कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट अजम्पशन इज मजदूरी दरों एवं कीमतों में नम्यता या फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट्स एंड प्राइजेस। प्रतिष्ठित मॉडल में मजदूरी दरों में कीमतों में नम्यता की मान्यता महत्वपूर्ण है, यानी कि जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार मजदूरी दरों में ऊपर की ओर तो नम्यता, यानी कि अगर हम मजदूरी को बढ़ाते हैं तो स्वीकार्य की जाती है, लेकिन श्रम संघ, सरकारी हस्तक्षेप, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मजदूरी को कम नहीं होने देते हैं, उन मजदूरी दरों में नम्यता उतनी नहीं रहती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र बाजार में स्वचालित मूल्य तंत्र की एक मान्यता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म इन फ्री मार्केट। प्रतिष्ठितवादी अर्थशास्त्र की यह आधारभूत मान्यता अर्थव्यवस्था में ऐसी स्वचालित मूल्य यंत्र की कल्पना है जो अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थितियां बनाए रखती है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि स्वचालित मूल्य यंत्र एक मिथ्याधारक है, अतः कंट्रोल्ड प्राइस मैकेनिज़्म की ही वो सिफारिश करते हैं। लेकिन जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में तो पूर्ण रोजगार रहेगा ही, लेकिन यदि कभी अल्पकाल में कुछ कारणों से यदि बेरोजगारी हो जाए या अति उत्पादन की समस्या हो भी जाए या बेरोजगारी हो जाए, तो जो स्वचालित मूल्य यंत्र है स्वतंत्र बाजार में, ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म इन फ्री मार्केट, यह स्वतः ही अपने आप अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को दूर कर देता है और पूर्ण रोजगार पुनः स्थापित हो जाता है। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट, वाइल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के सभी सिद्धांत अन्य बातों के समान रहने की मान्यता पर आधारित हैं। अब ये समान क्या है? मुद्रा की मात्रा, दैट मीन्स कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, जो उपलब्धता है मुद्रा की, उसे क्या मान लिया गया है? स्थिर मान लिया गया है। कैपिटल स्टॉक को भी स्थिर माना गया है, यानी कि पूंजीगत स्टॉक भी स्थिर है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों की मनोवृत्ति किसकी है? बचत की प्रवृत्ति, उपभोग की प्रवृत्ति, व्यय की प्रवृत्ति, ये सभी क्या हैं? या उनकी जो डिमांड है कमोडिटी को लेकर, ये सब भी स्थिर मान लिए गए हैं। और बचत एवं निवेश में समानता, यानी कि जो निवेश है वो सदैव ही बचत के बराबर ही है, इस प्रकार की, और इसमें स्थिरता की कल्पना की गई है। ये सभी प्रतिष्ठित जो शास्त्री हैं उन्होंने इन मान्यताओं के आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है।